हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट 3 पे, जो कि आपका है डेफिनेशन, काजेस, प्रिवेंशन और मेजर टाइप, एजुकेशनल एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, जिसमें आपको कुछ ऐसी डिसेबिलिटियां हैं जो कि आपकी इस यूनिट के अंतर्गत दी गई हैं। तो उन डिसेबिलिटियों की आपको परिभाषाएं, उनके कारण, उनके रोकथाम, कैसे आप जो है उनका शैक्षिक निहितार्थ किस प्रकार के होगा, मतलब उन बच्चों को कैसे हम टेक्निकली मैनेज करेंगे एजुकेशन में, उन सब चीज़ों के विषय में आपको पढ़ना है। सबसे पहली डिसेबिलिटी जो आपको पढ़नी है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। तो इसमें हम बौद्धिक अक्षमता जो है उसके विषय में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे हम अधिगम अक्षमता जो है उसके विषय में पढ़ रहे होंगे। आपके पॉइंट में 2.5 में मैंने लास्ट छोड़ दिया है, जिसमें हमें मल्टीपल डिसेबिलिटी पढ़नी है। पार्ट 2 मैंने अभी आपको नहीं कराया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी में बहुत सारी विकलांगताएं अब वो शामिल होती हैं, और उसके जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारी विकलांगताएं आती हैं। तो अभी आपने ये सारी विकलांगताओं के विषय में नहीं जाना है, तो जब हम इन सारी दिव्यांगताओं के विषय में पढ़ लेंगे तो फिर हम आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी भी पढ़ा देंगे, और आपको वो चीजें फिर बेहतर समझ में आएंगी। तो सीक्वेंस में जैसे चीजें हैं उसको उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। यूनिट 2 कंप्लीट आपका हो चुका है, उसके क्वेश्चन मैं आपको देने वाली थी, बट मैं किसी रीजन की वजह से नहीं दे पाई। तो उस क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपका वैसे 3.3 आपका आर्टिज्म के विषय में है, जिसे आप स्वलीनता कहते हैं। मैंने आपको 21 डिसेबिलिटियों के विषय में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप उनके नाम पहचान सको कि हाँ आर्टिज्म का क्या मतलब है, मेंटल इलनेस क्या है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर दी थी, जब मैंने आपको RPWD 2016 पढ़ाया था। तो वहां पर 21 प्रकार की डिसेबिलिटियों के विषय में मैंने नाम के साथ साथ उनकी हिंदी नेम्स भी आपको बता दिए थे। अगर आपने कंटिन्यू सेशन देखा होगा और आप थोड़ा रिविजन भी कर रहे होंगे तो आपको याद होंगे। उसके बाद हम 3.5 में बहुत सारे ऐसे जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, या कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो डिसेबिलिटी उत्पन्न करते हैं, तो वो सारी हम डिसेबिलिटियां जो है वो हम पढ़ रहे होंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिसेबिलिटियां हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे 3.1 पे, और 3.1 आपका है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी जो है वो ग्रुप पे डाल रखा था, ताकि आप इसके नोट्स बना पाएं। और आज मैं आपको ये चीजें समझा दे रही हूँ, तो आप यहाँ से एक बार आपने लिख के समझ लिया है, अब आप यहाँ से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है डिफिनेशन, काजेज और प्रिवेंशन, मेजर। मैंने ये चीज आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा हम 3.1, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इसको हिंदी में बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता, ये पुराना नाम था मानसिक मंदता, वर्तमान में हम इसे आईडी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आईडीडी भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। वर्तमान में तो आईडीडी ही हो गया है। ठीक है, पहले हम मानसिक मंदता कहते थे, फिर इसको चेंज करके बौद्धिक अक्षमता इसका नाम दे दिया गया। मतलब अगर आप इनमें से कोई भी नाम देख रहे हैं तो इसका मतलब है सीधा सा कि वो मल्टीपल, मतलब सॉरी, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ही बात हो रही है। इंग्लिश में एक ही नाम है, या कहीं कहीं पर आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिल जाता है, वरना हम इसको जनरल बोलचाल की भाषा में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं तो इसे बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता, ठीक है, तो इन सब नामों से जो है वो हम जानते हैं। जनरली जो ज्यादा यूज किया जाता है वो आपका होता है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता है क्या? अब देख रहे हैं यहाँ पर इंटेलेक्चुअल शब्द लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बुद्धि से रिलेटेड जो है ये एक प्रकार की होती है, मतलब एक प्रकार का मानसिक डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, ये होती है, जिसके कारण शारीरिक विकास की तुलना में जो मानसिक विकास होता है वो कम होता है। मतलब बच्चे का शारीरिक विकास उतना, मतलब शारीरिक विकास तो होता है एक नॉर्मल की तरह, लेकिन जो उसकी बुद्धि का विकास होता है वो उतना अच्छे से नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं कि पूरी उसकी मानसिक विकास जो है, तर्क है, विश्लेषण है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाती, मतलब बहुत कम होती हैं। जितना शारीरिक विकास होता है उतनी उसकी अपेक्षा में जो मानसिक विकास होता है वो कम होता है। अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई हैं, आप इन परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि मानसिक मंदता का क्या अर्थ है। तो मानसिक मंदता व्यक्ति के मस्तिष्क की अपूर्ण या अवरुद्ध जो विकास की दशा होती है, वो होता है कि बच्चे का जो माइंड होता है, जो उसका जिसका हम कह सकते हैं कि जो मानसिक विकास होता है,
वो मानसिक विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता या बहुत कम होता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। तो जब कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का जो मस्तिष्क है वो डेवलप ना कर पाए, उसमें तर्क, विश्लेषण, सोचने, समझने, बोलने, ये सब चीज़ों से रिलेटेड अगर बच्चे में समस्या देखने को मिल रही है, जो कि पूरी तरह से मानसिक समस्याएँ होती हैं, तो ऐसे बच्चों ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि बच्चे में मतलब ये कंडीशन बौद्धिक अक्षमता की है और वो बच्चा मानसिक रूप से ग्रसित बच्चा है। आप लोगों ने अगर थोड़ा-सा भी आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है, वो पूरी तरह से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। आप जानते हैं ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है? पीनियल ग्लैंड होती है। तो ये सारी जो ग्लैंड होती हैं और जो भी हमारे माइंड के अलग-अलग जो पार्ट्स होते हैं, तो ये सारे पार्ट मिलकर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर इन मस्तिष्क के किसी भी भाग में कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे का मानसिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, तो इसी अवस्था, इसी कंडीशन को हम कहते हैं मानसिक मंदता और ये पीडब्ल्यूडी 1995 के द्वारा दिया गया था। एएमआर जैसे आप अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, इन्होंने 2002 में अपनी परिभाषा दी मानसिक मंदता को लेकर कि बच्चे में अनुकूलीय व्यवहार में असमानता देखने को मिलेगी। मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चा व्यवहार करता है, उस व्यवहार में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है तो किसी के आने पर वो बिल्कुल जो है उनसे बातें करना या उनके पैर छूना, ये सारी एक्टिविटियाँ करता है। या फिर अगर हम बात कर सकते हैं तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेवियर करता है, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से ठीक से बात करना। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा रहेगा जो आपकी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाला बच्चा रहेगा, तो उसके व्यवहार में जैसा एक समाज जो है वो करता है कि हाँ, इस बच्चे मतलब हर एक एज उम्र के बच्चे के लिए हम कुछ ऐसी क्राइटेरिया होती है, ठीक है? क्रिटिकल पीरियड जैसे हम कहते हैं, तो वो हम बच्चे से जो है वो कहते हैं कि हाँ, ये बच्चा अगर इस एज में है तो इतना सारी चीज़ें कर लेगा। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम जो है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे के व्यवहार में आपको कमी देखने को मिलेगी। उतना प्रॉपर्ली वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं करेगा, एब्नॉर्मल बिहेवियर होता है उसका। उसका जो आईक्यू होगा मतलब जो बौद्धिक उसकी क्षमता होगी वो भी 70 से कम होगी। ठीक है? हम लोग अलग-अलग जो स्टर्न के अनुसार दिया गया बौद्धिक ये आईक्यू का चार्ट होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू जो है वो 19 से 110 के बीच में होता है, तो उसे हम एक नॉर्मल चाइल्ड मानते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का आईक्यू 70 से कम हो जाता है, ठीक है, 70 से डाउन चला जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम बौद्धिक अक्षम बच्चे कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे हम इन्हें कहते हैं। प्रो एंड क्रो भी अपनी परिभाषा में कहते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम है, तो वो बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहलाता है, बौद्धिक रूप से अक्षम कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये हमारा अपनी परिभाषा में कहते हैं कि विकासात्मक अवधि का दौरान है कि ये जो प्यूबर्टी तक का टाइम पीरियड होता है, मतलब बच्चे के चाइल्डहुड से लेकर के या फिर हम कहें इन्फेंसी से लेकर के उसके जो चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है, अगर किसी भी बच्चे में आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहेगी, तो उसके अंदर के सारे लक्षण, जैसे एब्नॉर्मल बिहेवियर करना, लैंग्वेज का सही प्रकार से प्रयोग ना कर पाना, तो ये सारे के सारे आपको जो लक्षण होंगे वो 18 की उम्र के पूर्व ही परिलक्षित हो जाएँगे। 18 की उम्र के पहले ही आपको वो सारे लक्षण उसमें दिखाई दे जाएँगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत ना हो। तो पीडब्ल्यूडी 1995 कहता है कि मानसिक मंदता एक स्थिति होती है जिसमें बच्चे का जो विकास होता है, वो या तो मानसिक विकास जो होता है या तो वो अवरुद्ध हो जाता है या तो उसमें कमी देखने को मिलती है। उसके बाद एएमआर अपनी परिभाषा में कहते हैं कि बच्चे के अनुकूलीय व्यवहार में असमानता देखने को मिलेगी, सामान्य जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा वो, 70 से डाउन उसका आईक्यू लेवल हो जाएगा और आप इसे क्रो एंड क्रो भी कह सकते हैं क्योंकि क्रो एंड क्रो भी अपनी जो डेफिनिशन है उसमें यही कहते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम है तो वो मानसिक मंद हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि विकासात्मक अवधि के दौरान मतलब जो आपकी 18 वर्ष की पूर्व तक की अवस्था होगी, जैसे बच्चा 5-6 साल का होगा ना, तो फिर आपको उसमें वो सारे लक्षण धीरे-धीरे नज़र आ जाएँगे और जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसमें मल्टीपल मतलब सॉरी जो आपका मेंटल रिटार्डेशन है, वो बच्चे में है। मुझे बार-बार वही मल्टीपल डिसेबिलिटी याद आ रहा है क्योंकि मैंने आज वही मल्टीपल डिसेबिलिटी ही जो है वो पढ़ा है। चलिए बौद्धिक अक्षमता की बात करते हैं, तो मतलब बौद्धिक अक्षमता को जो पहले सीरियल बर्ट, क्लार्क और जो क्लार्क थे और यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ ने भी इसे जो है वो असामान्य दिमाग जो है वो स्वीकार किया था।
मतलब बौद्धिक अक्षमता को पहले बौद्धिक अक्षमता नहीं कहा जाता था। बहुत टाइम पीरियड पहले जब मतलब ऐसे बच्चों के लक्षण देखे गए थे, तो उस समय डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी ऑसिलियर बर्ट क्लार्क और बहुत सारे ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को जो नाम दिया गया, वो असामान्य दिमाग या असामान्य दिमाग वाले बच्चे, इस तरह से जो है उनको संबोधित किया गया था। डब्ल्यूएचओ की जो जो डब्ल्यूएचओ द्वारा आईसीडी 9 के संशोधन में असामान्य दिमाग जो शब्द है, जैसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है? तो आईसीडी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो जब इन्होंने कहा कि हम असामान्य दिमाग के स्थान पर अगर हम मंदता शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो बेहतर रहेगा, तो डब्ल्यूएचओ ने भी इस चीज को जो है वो स्वीकार किया है। और मानसिक मंदता मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि पहले असामान्य दिमाग कहते थे, फिर बाद में इसको चेंज करके असामान्य दिमाग के बजाय हम असामान्य मंदता वाले बच्चे कहने लगे। और फिर उसके बाद जो मानसिक मंदता था, ठीक है, मानसिक मंदता, इसी मानसिक मंदता को हमने नाम बदलकर 24 जुलाई 2019 को जो है इसका नाम बदलकर बौद्धिक अक्षमता कर दी गई है और वर्तमान में इसे हम आईडीडी कह रहे हैं। बौद्धिक अक्षमता ये आईडी था और इसी आईडी को हम वर्तमान में आईडीडी भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे एमआर दिखे, चाहे आईडी दिखे, चाहे आईडीडी दिखे, सब कुछ सेम ही है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही लक्षण बता दिए हैं और इसमें आप अपने दिमाग से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं। आपने आस-पास ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो कि कहीं न कहीं मतलब एक असामान्य व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे असामान्य व्यवहार दिखना और कई बच्चे असामान्य जैसे गाली-गलौज करना, भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पाना, ठीक है? माता-पिता से जो है वो सही प्रकार से वार्तालाप न कर पाना, शैक्षणिक स्तर में कमी आना, प्रश्न नहीं पूछ पाना, चीज़ें समझने में जो है वो दिक्कत होना, ठीक है? लिखावट भी ऐसे बच्चों की उतनी अच्छी नहीं होती, तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर जो हैं वो बच्चों में दिखाई देते हैं। कारण की बात करते हैं तो मैंने हमेशा आपको कारणों को 3 भागों में बाँट कर पढ़ाया है और यहाँ पर भी मैं कारण को 3 भागों में बाँट कर ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। मानसिक मंदता के अगर हम कारणों की बात करते हैं तो जन्म के पूर्व के अगर हम कारणों को देखते हैं, तो अच्छा हमने आपको बताया था बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। और ये सारे सिंड्रोम क्या करते हैं, ये सारे सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि गुणसूत्रों में अनियमितता, ठीक है? मतलब गुणसूत्र या तो कम हो जाएँ या तो ज़्यादा हो जाएँ, तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। और गुणसूत्र क्या होते हैं, आप जानते हैं कि हमारे मतलब हर किस सब सभी में जो है वो 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपके पाए जाते हैं, जिसमें 22 आपको ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जोड़ी आपके सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, वो होते हैं। तो अगर इन 23 जोड़ियों में किसी प्रकार की कोई असमानता पाई जाए, जैसे किसी में ये 23 की बजाय 24 पाई जाए, किसी में 24 की बजाय 22 ही पाई जाए, तो अगर इस प्रकार से कोई असमानता देखने को मिलती है, तो उसे हम सिंड्रोम्स कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो जो 21 पेयर्स होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम का 21 पेयर्स होता है, उसमें अगर कोई असमानता हो जाती है, तो उससे बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें मानसिक मंद का भी बच्चा हो सकता है। असफज़ाइयस सिंड्रोम होता है आपका, पटाऊ सिंड्रोम है, ठीक है? ये 9 जो जोड़े होते हैं उसमें अनियमितता के कारण होता है। बेसिकली आपको यहाँ पर बस इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको नाम याद रखने हैं कि हाँ, कौन-कौन से सिंड्रोम्स की वजह से मानसिक मंदता हो सकता है। तो आपके डाउन सिंड्रोम है, फज़ाइयक सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, ठीक है? ये पटाऊ सिंड्रोम है आपका, टर्नर सिंड्रोम है। ऐसे संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? जैसे खसरा हो गया, सिफिलिस हो गया, ऐसे बहुत सारे जो संक्रमण हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। अगर गर्भ जिस समय माँ ने गर्भ धारण कर रखा है या फिर गर्भ धारण करने से पहले भी अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब नशीली पदार्थों का सेवन कर रही हैं और नशीली पदार्थों के सेवन करने के साथ उन्होंने जो है वो गर्भ धारण किया, तो बच्चे पर जो उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे नशीली दवाएँ हैं, कोई अल्कोहल वो मतलब पी रही हैं या फिनाइल कीटोन्यूरिया या बहुत सारे ऐसे जैसे मान लीजिए निकोटीन मतलब चाय बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर वो चाय ले रही हैं जिसमें निकोटीन होता है, तो वो भी बच्चे पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित कर जाती हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका संरचना होती है जैसे आप मान लीजिए कि जैसे हमारे मस्तिष्क हो गया, अगर इसमें किसी प्रकार की बच्चे में कोई असमानता देखने को मिल जा रही है, जैसे बच्चे का सर जो है वो हाइड्रोसेफेली हो जाए मतलब बहुत बड़ा हो जाए, माइक्रोसेफेली हो जाए, बहुत छोटा बच्चे का सर हो जाए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे में मानसिक मंदता जैसे लक्षण देखने को मिल जाएँगे। कुपोषण हो जाए, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाए, तो ऐसे स्थितियों में हो सकता है।
जन्म के दौरान भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैंने आपको बहुत सारे रीज़न्स पढ़ाए भी हैं, जब मैंने आपको कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन पढ़ाया था यूनिट 1 में, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें पढ़ाई थी। तो यहाँ पर जन्म के दौरान या जन्म के मतलब का ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे माँ में रक्त की कमी हो जाना, सही से प्रसव नहीं हो पाना, ठीक है? जैसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो फिर आप वो चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। जन्म के बाद भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कुपोषण हो गया, टीकाकरण हो गया। समय पर टीकाकरण नहीं करवाएँगे तो भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, कुपोषण है बच्चे में तो भी हो सकती है। बच्चे को बाद में जो है पीलिया हो जाए, इससे भी हो सकता है, ठीक है? तो पोलियो बच्चे को प्रभावित कर दे तो इससे भी हो सकता है, क्योंकि पोलियो क्या करता है, वो हमारे ग्रे मैटर को भेज देता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बच्चे में जो ये डिसेबिलिटी है, ये देखने को मिल जाएगी। अगर वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसके वर्गीकरण को 3 भागों में बाँट करके पढ़ते हैं। एक मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है, दूसरा शैक्षणिक वर्गीकरण है और तीसरा चिकित्सीय वर्गीकरण है। तो ये 3 इसके टाइप्स होते हैं, जिसमें अगर हम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो आईक्यू पे बेस्ड होता है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। आपके पास बुक्स होगी तो उसमें 2-4 दिए होंगे, 2-4 मतलब अलग-अलग डब्ल्यूएचओ के द्वारा और बहुत सारे एएमआर के द्वारा दिया होगा। बट आपको ये जो दिया है ये स्टर्न के अनुसार है। ठीक है, स्टडी के अनुसार ये चीज़ें दी गई हैं और ये अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत एक्यूरेट है और इसे याद करने से आपके एग्ज़ाम में इससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो आप यही चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कोई बच्चा अगर 19 टू 110 है तो वो एक नॉर्मल बच्चा होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर 70 से 90 के बीच में होता है तो बॉर्डर लाइन पे होता है और अगर वो 70 मतलब जो है वो 70 से डाउन चला जाता है, 50 से 69 तक होता है तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है, 35 से 49 होता है तो मॉडरेट होता है, 20 से 34 होता है तो सेरेब्रल होता है और 0 से 20 होता है तो आपका प्रोफाउंड एमआर होता है। तो इम्पोर्टेंट चार्ट है, आप याद रखिएगा। अगला है शैक्षणिक वर्गीकरण, जिसमें हमने मतलब किस लेवल पे बच्चा सीख सकता है उसके आधार पे बाँटा है। जैसे शैक्षणिक मानसिक मंदता में वो बच्चे आते हैं जो माइल्ड लेवल के हियरिंग लॉस से ग्रसित होते हैं। ठीक है? तो जो माइल्ड लेवल के हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में मानसिक मंदता है तो उनको हम पढ़ा-लिखा सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने से ज़्यादा जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो हमारे फिज़िकल वर्क्स होते हैं, उनको हम ज़्यादा सिखाने पर फ़ोकस करते हैं। लाइक हम कपड़े पहनना खुद से कपड़े पहन सके, खुद से ब्रश कर सके, खुद से भोजन कर सके, खुद से थोड़ा-सा मतलब अपने बिहेवियर को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर सके, तो ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा सिखाई जाती हैं। और अगर कोई बच्चा बहुत कम मात्रा में डिसेबल होता है, तो ही हम बच्चे को जो है वो शैक्षणिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर बच्चे में बहुत कम मात्रा में माइल्ड लेवल का हियरिंग लॉस होता है, तो ही हम उसे पढ़ाते हैं, तो वो शैक्षणिक मानसिक मंद कहलाते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो आपकी मतलब पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन जैसे हमने उसे क्या सिखा दिया कि हमने मतलब उसको ब्रश करना सिखा दिया, हमने उसको कपड़े पहनना सिखा दिया, तो वो प्रशिक्षणी हो गए कि हमको कुछ प्रशिक्षण देने लायक ये बच्चे हैं। उसके बाद अभिरक्षणी होता है, ऐसे बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे पर्सन्स के ऊपर। ठीक है, जैसे फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है या टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब टोटली डिपेंडेंट चाइल्ड होते हैं ये। उसके बाद चिकित्सीय वर्गीकरण किया गया है जिसमें संक्रमण, नशा मतलब वो चिकित्सीय आधार पर कि अगर किसी जाँच में कोई ऐसी चीज़ पाई गई, तो उसकी बेस पे जो है वो बहुत सारे टाइप्स बता दिए हैं। बट आपको मेनली वही याद रखना है जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है और जो आपका सीखने के स्तर के आधार पर है। तो यही आप 2 याद रखिएगा, उतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं उतना करा रही हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का। ठीक है, मेरा बस उद्देश्य है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएँ। ठीक है, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत सारी चीज़ें आगे चल के सीखेंगे। अभी आपका मेन फ़ोकस है कि आप बस अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में रेलेवेंट हैं, जो आ सकती हैं, वो आप पढ़ पाएँ। तो मैं आपको वही प्रोवाइड करवा रही हूँ। और कैसे हम इन बच्चों को सिखा सकते हैं? तो आप जानते हैं इन बच्चों को सीखने में समस्या होती है, तो हमें इन्हें छोटे-छोटे टास्क जो है वो देने चाहिए। मतलब हम ऐसा ना हो कि हम एक दिन में एक पाठ पूरा बच्चों को पढ़ा दें। अगर लग रहा है कि हाँ, ये बच्चा कम सीख सकता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं सीख सकता ना। अब कोई ऐसा बच्चा है जो ये 20-25 मिनट की वीडियो एक दिन में नहीं देख सकता, वो पार्ट-पार्ट में करके देख लेगा या एक बार में नहीं समझ सकता, 2-3 बार वो देख लेगा। तो ऐसे ही जो बच्चे बौद्धिक अक्षम होते हैं, तो उनको हम छोटे-छोटे टास्क देते हैं। मतलब हमने एक अदद के जोड़ सिखाए, फिर उसपे 2-3 दिन प्रैक्टिस करवाई, फिर चौथे दिन फिर मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट उनको सिखाया। इस प्रकार से उनको सिखाना चाहिए, एक बार में ही सारी चीज़ें डिलीवर नहीं करनी चाहिए।
इनमें तर्क शक्ति और संगठन में समस्याएँ होती हैं, तो हमें बच्चों को लॉजिकली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बहुत हाई लेवल की जो चीज़ें होंगी वो सिखाएँगे, बहुत लो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पे हम जाएँगे। ठीक है, मान लीजिए कोई 12th का भी बच्चा है, लेकिन अगर वो मानसिक मंद है, तो हमें चीज़ों को क्योंकि उसे तर्क करने में ऑर्गनाइज़ करने में समस्या है, तो हम इस हिसाब से बच्चे के अकॉर्डिंग ही लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके लेवल से स्टार्ट करेंगे। भले ही वो 12th में है, लेकिन उसको 6th-7th की जो चीज़ें हैं, वो हम उसको सिखाएँगे। क्योंकि अभी वो उतना प्रिपेयर नहीं है कि उतना चीज़ें वो सीख सके और अगर आप वही चीज़ें सिखाएँगे तो फिर तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। भाषा और संप्रेषण में समस्या होती है, तो हमें ऐसे बच्चों की लैंग्वेज को जो है वो जो है प्रमोट करना चाहिए या फिर उनकी मतलब उनको लैंग्वेज किस प्रकार से बोलना चाहिए, तो वो सब चीज़ें सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यावहारिक कौशल है, वो हमें ज़्यादा बच्चों को सिखाना चाहिए। संचार और सामाजिक जो कौशल है, समाज में कैसे उठना-बैठना है, कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। भौतिक शिक्षण अनुभव के लिए शामिल करना चाहिए, अलग-अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ये उन सब चीज़ों को सीख सके। मैंने आपको बताया कि मानसिक मंदता में अलग-अलग कैटेगरी होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मतलब कोई चीज़ सीख तो सकते हैं बट किताबी ज्ञान वो बहुत नहीं ले सकते, तो इसी वजह से हमें इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ और जो सोशल स्किल्स हैं, वही सब चीज़ें इनको सिखानी चाहिए। और अलग-अलग बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हम आईपी का निर्माण करेंगे ताकि हम अगर उन बच्चों को कहीं बाहर जैसे मान लीजिए एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र करें, तो उन आईपी के थ्रू जो है वो टीचर को हेल्प मिल सके। तो ये सारी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं बच्चे की एजुकेशन को अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने अपने नोट्स पहले से प्रिपेयर कर लिए होंगे, नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। खुद के नोट्स बनाएँगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और मैं बहुत मेहनत करके आपके साथ ये नोट्स पूरा बनाती हूँ, एक-एक पॉइंट को पढ़ती हूँ और बहुत हार्ड चीज़ों को पढ़ने पढ़ने के बाद भी मैं आपको बहुत ईज़ी वे में जो है वो चीज़ें डिलीवर करती हूँ ताकि बहुत व्यावहारिकता में आप चीज़ों को समझ पाएँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है चीज़ों को आप तक बहुत अच्छे से समझा पाना। मैं कितनी स उसमें जो है वो हो पा रही हूँ, कितना मैं कर पा रही हूँ, वो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।